दोस्तों हम बोल रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 MHz से और कार्यक्रम लेके हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आरजे पल्लव करियर सलाह सीजन 2। दोस्तों सीजन 1 में आप सभी ने अपने करियर के लिए उचित राह चुनने में हमसे सलाह ली और हमने आपके करियर उलझनों को सुलझाने की कोशिश की। एक अंतराल के बाद, एक ब्रेक के बाद फिर से इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं और फिर से करियर सलाह आपके लिए हम मुहैया कराएंगे। आपके साथ आपके करियर की राहों में हम खड़े हैं और आपकी मदद करने के लिए आज फिर से ले आए हैं अपने एक्सपर्ट, अपने विशेषज्ञ को आपके करियर उलझनों को सुलझाने के लिए और आपके करियर उलझनों पर अपनी राय देने के लिए, आपको सही करियर चुनने में आपकी मदद करने के लिए। हमारे एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। ये हैं नवीन श्रीवास्तव और ये देंगे आपके करियर उलझनों पे अपनी राय और आप ले सकते हैं राय हर सोमवार को अब दोपहर 2 से 3 के बीच। नंबर है हमारा 9501415113। इस पर आप ले सकते हैं राय और बता सकते हैं क्या है उलझने और उस उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे हम अपने एक्सपर्ट के साथ मिलकर। तो चलिए आज के करियर सलाह सीजन 2 की शुरुआत स्वागत से करेंगे अपने विशेषज्ञ का। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। मैं नवीन श्रीवास्तव पुनः रेडियो रिमझिम के माध्यम से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। इस प्रोग्राम को शुरुआत करने से पहले 2 शब्द मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति ने बहुत सही कहा है कि कभी कभी भिखारी भी सम्राटों की तरह मरते हैं और कभी कभी सम्राट भी भिखारी की तरह मर जाते हैं। कहने के पीछे उसका एक ही तर्क है कि अगर समय के हिसाब से अगर अपने कर्म को सुनियोजित नहीं किया गया तो उसका परिणाम अर्श से फर्श और फर्श से अर्श हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में सबसे पहले और किसी को स्थान दें तो अपने साथ घटने वाले समय को, क्योंकि समय घटता है, याद रखिएगा समय घटता है। तो इस घटने वाले समय पर सबसे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि समय तभी बढ़ता है कि जब आप अपने कर्म में समय के साथ लगे होते हैं तो समय की गति ठहर भी जाती है। और मैं अभी यही कहूंगा कि बिहार में जो अभी कंडीशंस हैं, जो इस समय शिक्षा के क्षेत्र में कि कई सारे वांट, चाहे वो बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, एसआई हो, सब बहुत समय से मैं कहता रहा था कि आने वाले हैं, लेकिन संभवतः हो सकता है कि 2-4-5 दिनों में ही वो सारे के सारे वांट आ जाएं। और इस समय कंडीशन ये है कि अगर आप एक बार एक अच्छी सी तैयारी और कर लेते हैं तो उसका परिणाम ये होगा कि पूरे जीवन भर आप बेहतर रूप से तैयार रहेंगे, क्योंकि इस समय की तैयारी ही आपको आगे लेके जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार जीवन में तकलीफ उठाने के लिए तो आगे बढ़िए। हमेशा आराम करने के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं कि चलो आराम करना है, ठहर जाते हैं, लेकिन एक बार तकलीफ उठाने के लिए आगे बढ़िए और देखिए उसका परिणाम कि पूरा जीवन आपका बेहतर तरीके से जाएगा। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आपके सामने इस समय चुनौती भी है। पढ़ने का एक माकूल समय होता है जो आपको सितंबर से लेकर फरवरी मार्च तक, वो समय भी है और साथ ही साथ खुशियों का एक मौसम भी है, इसलिए कि त्योहारों का मौसम आने वाला है। इसमें आप हंसते खेलते हुए एक बेहतर तरीके से आप वर्क का आउटपुट दे सकते हैं। मैट्रिकुलेशंस में आप देखते होंगे कि उसके एग्जामिनेशंस फरवरी मार्च में होते हैं, तो उसके पीछे देखिए कि प्रत्येक विद्यार्थी जाड़े का दिन होता है और उनकी पढ़ने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है। तो इसका सीधा असर जब मैट्रिकुलेशन पे पड़ सकता है तो एक सिविल सर्विसेज या कोई भी तैयारी पे तो निश्चित तौर पे पड़ेगा, क्योंकि आप अभी समय मैच्योर हो चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अपनी तैयारी को, अपने समय को, अपने आप को बांधिए और किसी न किसी तरीके से अपने आप को उस रोशनी के समय बैठिए जहां पे किताबें खुली हों और उस किताबों के माध्यम से अपने आप को तैयार करिए आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। और इसी के साथ हम कॉल का प्रारंभ करते हैं। हेलो, मैं नवीन श्रीवास्तव, रेडियो रिमझिम से। हाँ सर, मैं रवि बोल रहा हूँ गोपालगंज से। हाँ रवि बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गोपालगंज से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं रवि? सर मैंने पता किया था कि आप साक्षी जो सिविल सर्विसेज एकेडमी है वो आप उसके मतलब वहाँ पे आप टीचिंग का काम करते हैं। तो जी मैं हाँ बोलिए। साक्षी कहाँ पे स्थित है और उसमें मतलब जो नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं, अच्छा, उसके मतलब क्या क्राइटेरिया हैं, उसके बारे में आप थोड़ा मुझे डिटेल बता दीजिएगा। पहले तो ये बताइए कि आपको करना क्या है? सर मैं सिविल लाइन मतलब ज्वाइन करना चाहता हूँ, सिविल में।
अच्छा, सिविल ज्वाइन करना चाहते हैं। अच्छा, सिविल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं रवि? सर मुझे मतलब बचपन से इच्छा थी कि जो भी सामाजिक काम होते हैं, मतलब मैं गांव वाले क्षेत्र में रहा हुआ हूँ, तो मतलब ऐसा लगता था जैसे काफी मतलब जो गरीबों की स्थिति होती है वो छोटे मतलब इन सब पिछड़े इलाकों में, तो उनके मतलब उद्धार करने के लिए कुछ न कुछ किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझमें अगर उनके प्रति कुछ सिंपैथी हो रही है तो मैं इस काम को अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। बहुत अच्छी सोच है आपकी। और रियल में कुछ इस तरह से बिहार, अगर जो बिना बटे हुए बिहार की और कल्पना करें, और अगर कभी आप झारखंड में रहे हो, चाहे जो रांची बोकारो का जगह क्षेत्र हो, तो वहाँ पे शायद इस चीज़ों को आप बहुत, चाहे उसके जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ का अनुभव भी हो सकता है कि आपको दिखने में आया हो, चाहे अगर पढ़े लिखे स्टूडेंट हो, अगर देखे होंगे। सबसे बड़ी बात है कि हर चीज को करने के पीछे एक वजह होती है, जीने के पीछे भी एक वजह होती है और मरने के पीछे भी एक वजह होती है। तो आपके पास जो कुछ करना है उसकी वजह बहुत सही है, सबसे अच्छी बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जो वजह आपने अपने लिए ढूंढा है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी मैं एक शिक्षक के तौर पर शताक्षी सिविल सर्विस एकेडमी जो गोपालगंज में स्थित है, और आपको मिंज स्टेडियम के बगल में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, शाही कॉम्प्लेक्स या LIC की बिल्डिंग है, उसी के जस्ट बगल में शताक्षी सिविल सर्विस एकेडमी का अपना जो है वहाँ पे क्लासरूम वगैरह सब कुछ है, स्टेबल है वो। दूसरी बात ये रही कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे शताक्षी सिविल में शिक्षण का काम करने का मौका मिला है, और उससे अच्छी बात यह है कि वहाँ से विद्यार्थियों ने अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिए हैं। जैसे कि अभी विगत जो आपने इंफॉर्मेशंस की बात की, तो विगत आज 10 रोज पहले शताक्षी सिविल सर्विस एकेडमी से सहकारिता पदाधिकारी के रूप में अभी 3 लोगों का चयन हुआ, जिसमें अमरकांत कुमार जो थे वो भूसाओं के रहने वाले, रियाज अहमद जो जादवपुर के रहने वाले, राकेश कुमार और दिलीप सिंह, ये लोग, जिसमें एक आदमी परियोजना पदाधिकारी के रूप में, बाकी लोग अगर आप जाने तो सहकारिता पदाधिकारी के रूप में अभी शताक्षी सिविल सर्विस एकेडमी के द्वारा चयनित हुए हैं। सवाल यह नहीं कि शताक्षी के द्वारा चयनित हुए हैं, सवाल यह है कि एक विद्यार्थी के बनने में बहुत सारी चीजों की भूमिकाएं होती हैं, उसमें से एक भूमिका उस शताक्षी की भी है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि गोपालगंज जैसे बड़े शहर में, मेरे लिए बहुत बड़ा शहर है, मैं इसे छोटा कभी नहीं कहता, गोपालगंज जैसे शहर में रह के एक ग्रामीण परिवेश में और अपने आप को निखारना, अपने आप को स्थापित कर लेना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उन विद्यार्थियों की। क्योंकि सच तो ये है कि हमारे यहाँ एक मानसिकता में है कि जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे हमें ब्रह्म ज्ञान या ज्ञान नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि एक व्यक्ति को ज्ञान जो है, सबसे ज्यादा उसे ज्ञान अगर कुछ मिलता है तो उसके अपने हालात, उसके परिवेश देते हैं। और इस माध्यम से अगर देखें तो जिन विद्यार्थियों के पास आज के दौर में परिणाम है, तो मुझे इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूं कि एक शिक्षक को एक विद्यार्थी स्थापित करता है अपने सफलता के माध्यम से। मैं सफल होऊंगा तो मेरे गुरु सफल होंगे, वो विद्यार्थी सफल हुए तो उसका निश्चित तौर पे है कि मुझे भी एक सफलता का एहसास होगा। तो सिविल की अगर आपको तैयारी करनी है तो निश्चित तौर पे पहला तो काम ये करें कि अपने मन में एक विद्यार्थी का जो एक सोच होता है, उस सोच को डालें, आधुनिकता के हिसाब से नहीं, प्राचीनता के हिसाब से। क्योंकि कुछ प्राचीन कहावतें आज के दौर में भी बहुत ही उपयोगी हैं, और हमें लगता है कि जिस तरह से न्यूटन के लॉ है ना, उसी तरह से प्राचीन कहावतें अपने आप को प्रूफ करके सामने आई हैं। जैसे कर भला हो भला। अब ये शायद बातें हैं कि अगर न्यूटन के गति के नियम अगर जैसे हैं कि अपने आप में प्रमाणिक हैं, तो ये बातें भी प्रमाणिक हैं। तो ठीक अपने आप को उस प्राचीनता के आधार पर अपने आप को परखिए। दूसरा चीज ये है कि पढ़ने का एक तौर तरीका बनाइए। मैटर से मत घबराइए कि क्या पढ़ना है, पहले अपने आप को पढ़ने के तौर तरीके में हिसाब में ढालिए। तीसरा चीज ये है कि जब आपके तौर तरीके, आपके सोच, आपके लक्ष्य तीनों जब सामने हैं, तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब एक लक्ष्य में होती है तो बहुत बड़ा जवाब आता है। तो ठीक उसी तरह से पूरा का पूरा एक ऐसा कंडीशंस बनेगा कि जिससे आपकी स्पीड बहुत बढ़ेगी। और उसके लिए क्या करिए कि उस स्पीड में निकलने के लिए आप NCERT या सर्व शिक्षा अभियान की जितनी भी किताबें हैं, उन किताबों को 10 तक के लेकर घर आइए और उसको बैठ के उसकी तैयारी करिए।
और करने के बाद जब आपके पास बेस हो जाए थोड़ा बहुत, तो आप जिस एड्रेस को मैंने बताया कि शताक्षी सिविल सर्विस एकेडमी मिंज स्टेडियम के बगल में शाही कॉम्प्लेक्स जो एक बिल्डिंग है उसी के बगल में है, वहां पर आए। और बीपीएससी के लिए नई कक्षाएं वहां से प्रारंभ की गई हैं शाम में, जो 4 बजे से या 4:30 बजे से वहां से कक्षाएं चल रही हैं, बीपीएससी के लिए ही चल रही है, बीपीएससी से डीपीओ के लिए बिल्कुल ये नया बैच स्टार्ट हुआ है। तो इस बैच के लिए आप उसमें आइए, पहले देखिए। ये नहीं कि वहां से आपको सब कुछ हो सकता है कि आपके हिसाब के लायक ना हो, लेकिन आप पहले आए देखें, क्योंकि शिक्षा लेने के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं से भी शिक्षा मिलती है, वो आपके लिए बेहतर है। तो यही वो जगह है और एक नया बैच का शुभारंभ है। और मेरा भी अपना एक सोच है कि इस बार बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में, पीटी की परीक्षा में कम से कम 50 रिजल्ट के सफर को पार कर सकूं, कम से कम 50 रिजल्ट। और उसके लिए एक शिक्षक के तौर पे कह रहा हूं कि जितना हो सकता है उतना मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि सफलता, कोशिश ही मेरी सफलता है। तो मैं कोशिश करने के लिए ही काम करता हूं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि बेहतर से बेहतर तरीके से मैं परिणाम दे सकूं। और स्वागत है आपका। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? और कुछ पूछना चाहेंगे आप? जी सर, आप तो अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। शताक्षी सिविल सर्विस एकेडमी का जो कांटेक्ट नंबर है, जहाँ पे मैं अवेलेबल होता हूँ, उसका नंबर है 850-760-1509। फिर दोबारा बोल दे रहा हूँ 850-760-1509। और रवि जी और कुछ जानना चाहते हैं आप? थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं नवीन श्रीवास्तव, रेडियो रिमझिम से। नमस्ते सर। नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं? जी मैं शबनम परवीन बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रही हैं शबनम परवीन? जमतलिया से। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं आप शबनम? जी शबनम, आप क्या जानना चाहती हैं आप? जी मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे फैशन डिजाइनर बनना है सर, तो आईएससी के बाद सही रहेगा या बीए करने के बाद सही रहेगा? अगर आप एफएसटी के लिए अगर प्रयासरत हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप अभी से ही उसके कोर्स को पूरा करें। और अगर इसमें आप जाएंगे तो जैसे आईएफटी का जो कोर्स होता है, हाँ। तो वो अगर आप यहाँ से लेकर और जितने भी मेट्रो और बड़े शहर हैं, तो छोटे शहरों में तो हो सकता है कि इस कोर्स की उस अहमियत न मिल पाए, लेकिन मेट्रो शहरों में इसके लिए बहुत ज्यादा इसकी अहमियत होती है। और इसके लिए सबसे अच्छा बात यह है कि आप कभी नेट पर बैठें और नेट पर बैठने के बाद से जो आईएफटी के जो संस्थान हैं, उन संस्थानों की सूची को देखें, विशेषकर जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हैं उनको। इससे क्या होगा कि अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक में अगर जाते हो तो उसका डिमांड भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा इसके डिमांड होते हैं। हाँ सर, वो तो देखिए शबनम परवीन, अगर आप हो सकता है कुछ परेशानी हो, नेटवर्क की परेशानी हो, मैं आपको एक ही चीज बता रहा है कि देखिए जो समाज में जो बदलाव लिए, ठीक है ना, 3 चीजें प्राथमिक तौर पे मानी जाती थी, जो प्राइमरी नीड्स जिसे कहा जाता है, जिसे प्राथमिक आवश्यकता कहा जाता है। तो उसमें जो प्राइमरी नीड्स होता है उसमें रोटी यानी कि भोजन, कपड़ा माने वस्त्र और मकान। और इस तीनों के क्रम में अगर आप देखें तो इस तीनों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पिछले समय से वर्तमान दौर में भयानक इसमें परिवर्तन हुआ है। आज के दौर में अगर आप वस्त्र की बात करें या भोजन की बात करें, तो भोजन में आज से जो 10 साल 20 साल पहले जो खाने के जो चीजें होती थी उसके नाम तक आज को पता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हर चीज में एक बदलाव है। उसी तरह से वस्त्र था, तो वस्त्र में भले यहाँ से यूरोपियंस चले गए, लेकिन यूरोपियंस का जो कल्चर में सबसे ज्यादा किसी चीज को हमने अडॉप्ट किया तो वो था उनका पहनावा, और उस पहनावे के बड़ी पैमाने पर हम लोगों ने अडॉप्ट किया। अब क्या था कि पूरा का पूरा कल्चरल एक तरह से देखिए तो चेंज दिखाई देता है, खासकर क्लॉथ के मामले में। और इसलिए क्या है कि अगर चूंकि भारत शुरुआती दौर से ही वस्त्र का एक्सपोर्टर रहा है, कपड़े का, और पहले वस्त्र जो जाते थे बिना सिले सिलाए जाते थे, आज के डेट में क्या है कि रेडीमेड के तौर पे, रेडीमेड गारमेंट्स के तौर पे बाहर जाते हैं। तो इसलिए आप जिस क्षेत्र को चुनाव कर रही हैं, और भारत विश्व का एक जाना माना निर्यातक देश है कपड़ों का, तो उस क्षेत्र में आपको कहीं भी हर जगह, खासकर जो अगर देखें गुजरात, मुंबई, तमिलनाडु के जो क्षेत्र है, उनमें आपके लिए बहुत सारे अवसर मिल सकते हैं और आपका लाइफ और आपका कैरियर दोनों बहुत बेहतर तरीके से चल सकता है। इसलिए अगर आप गोपालगंज में अभी हैं, आप इंटर की रनिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप सोच रहे हो वो चीज, तो निश्चित है कि बहुत बेहतर होगा। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप बेहतर से बेहतर करें। और कोई प्रश्न? थैंक यू सर। धन्यवाद।
मैं रेडियो रिमझिम से नवीन श्रीवास्तव। हेलो जी, आप कौन बोल रहे हैं? हम एनके सर बोल रहे हैं गोपालगंज से। जी जी, आप अपना पूरा नाम तो कम से कम बताएं। सर हैं तो मेरे लिए भी आप सर ही हैं। नवीन सर से कुछ बात को एक प्रश्न पूछना था। अब मेरी आवाज आपको सही मिल रही है? बहुत कम आ रही है। अब मिल रही है सही आवाज आपको? हाँ मिल रही है। नवीन सर बोल रहे हैं? जी हाँ, पहले आप भी एनके सर हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप स्वयं एक सर हैं। अच्छा एक चीज बताया जाए जी। हमारे पास कुछ कैंडिडेट बैठे हुए हैं और आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। जी जी। इनका ये जानना चाहते हैं जी कि दक्षता जो परीक्षा होने वाली है जी, तो उसके लिए ये लोग कैंडिडेट हैं, ये लोग चाहते हैं कि क्या उसकी तैयारी हम कैसे करें, आपसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और अभी के दौर के लिए तो एक बहुत उपयोगी ये आपने चीजों को उठाया है। देखिए, दक्षता परीक्षा का जो संबंध है वह शिक्षा सेवा में जो लोग टीचर के रूप में हैं उससे जुड़ी ये परीक्षा है। जिन लोगों का विगत वर्ष में टीईटी के माध्यम से या उसके पहले जो नियोजन हुआ है जो शिक्षक के रूप में, उनको प्रति वर्ष एक दक्षता परीक्षा देनी पड़ती है, जिससे कि उस दक्षता परीक्षा के माध्यम से ये हो जाता है, चूंकि उनके पास पहले बीएड की डिग्री नहीं थी, तो उस आधार पर एक सरकार के द्वारा एक मानक तय किया गया कि प्रति वर्ष उनको दक्षता परीक्षा में बैठना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ ये तय किया गया कि जो मिडिल स्कूल के हैं उनको उनके स्टैंडर्ड के लायक प्रश्नों को दिया जाए, जो प्राइमरी स्कूल के हैं उनको उस आधार पर प्रश्न को दिया जाए। और अफसोस की बात यह है, बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है आपको कि सर, अभी बिहार में पिछली दक्षता परीक्षा में पूरे बिहार में 40,000 लोग शिक्षक असफल हुए हैं। यानी कि पूरे बिहार में 40,000 जो शिक्षक हैं जो अभी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वो दक्षता परीक्षा में असफल घोषित किए गए हैं। जाहिर सी बात है कि उसी परिप्रेक्ष्य में पुनः 22 अक्टूबर, संभवतः 22 अक्टूबर की एक तिथि तय की गई है कि उस दक्षता परीक्षा में बैठकर उनको पास करना अनिवार्य होगा। इसमें अगर वो उत्तीर्ण होंगे तभी उनका जो जॉब है, वो नियोजन है, वो कंटिन्यू करेगा। इसलिए दक्षता परीक्षा जो होने वाली है इसका बहुत बड़ा मायने है उनके सामने। और जबकि सच्चाई ये है कि थोड़ी बहुत अगर तैयारी की जाए तो बड़े आसानी के साथ इस परीक्षा को निकाला जा सकता है। वेरी नाइस जी। और इसमें आपको मैं ये बता दूं कि जो लोग भी अगर इस समय असफल हैं दक्षता परीक्षा में, पिछली दक्षता परीक्षा में, तो उनको निराश नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से उनको अभी भी प्राथमिक कक्षाओं की जो किताब हैं या कुछ सामान्य रूप से कुछ जो किताबें आती हैं जो नॉर्मल जनरल स्टडीज के, उन किताबों का अगर वो समग्र अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर पे दक्षता परीक्षा को उत्तीर्ण किया जा सकता है। क्योंकि इसके प्रश्नों के जो लेवल्स हैं वो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। हालांकि कोई भी एग्जामिनेशन जो होता है, परीक्षा होती है, वो सामान्य नहीं होती, हमेशा वो कठिन ही होती है। लेकिन फिर भी परीक्षा के आधार पर देखें, विभिन्न परीक्षाओं से तुलनात्मक अगर इसका हम अगर अध्ययन करें तो उसके परिप्रेक्ष्य में यह परीक्षा जो है काफी एक सरल परीक्षा कही जा सकती है। और इसके लिए जो कुछ किताबें हैं, सामान्य सी किताबें जो जीएस नहीं कह सकते, जीके कह सकते हैं, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में जानकारी, जैसे कि अभी दक्षता परीक्षा में कम से कम आपको 10 प्रश्न जरूर होंगे अनुमानतः। जनसंख्या, जनगणना जो हुई है उस जनगणना के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न होंगे। साथ ही साथ बिहार में शिक्षा, जो लिटरेसी का जो रेट है, रेशियो है, स्त्री में क्या है, पुरुष में क्या है, बिहार का कौन सा जिला जो है वो साक्षरता में सबसे चरम पे है, सबसे न्यूनतम पे कौन है, किस जिले में साक्षरता का जो दर है पुरुष शिक्षा का सर्वोत्तम है या महिला शिक्षा का सर्वोत्तम है। तो ये सारे चीजों से प्रश्न इस बार बनेंगे। और इसमें आपको अगर कहीं से भी, चूंकि आप सर हैं, तो कहीं से भी अगर आपको कोई विस्तृत जानकारी लेनी हो, उसमें कोऑपरेशन, मदद चाहिए, मैं आपको मुहैया करा सकता हूँ। अच्छा, तो वहाँ तो तैयारी वारी भी होती है में? बिल्कुल, शताक्षी में इसकी व्यवस्था है, जो है इसकी पढ़ाई की जाती है, उन लोगों की तैयारी की जाती है। जी हाँ, शताक्षी में इसकी तैयारी की जाती है। और शताक्षी में 20 दिनों के लिए, 15-20 दिन के लिए एक क्रैश कोर्स, दक्षता परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स का आरंभ किया जा रहा है अगले सप्ताह से। तो जो अगले सप्ताह से जो प्रारंभ किया जा रहा है, तो उसमें इस 15-20 दिनों में तैयारी को एक अच्छा मुकाम देने का प्रयास किया जाएगा। जो भी शिक्षक हैं
वो सफल हो, 100% सफल हो, इसी का मैं प्रयास करूंगा। क्योंकि अभी शताक्षी में जो 4 परिणाम आए हैं, 4 अधिकारी के रूप में 4 लोग निकले हैं, इससे काफी एक मनोबल बढ़ा है, जिसमें 3 सहकारिता पदाधिकारी, एक परियोजना पदाधिकारी के रूप में। तो इसलिए आप निश्चित तौर पे कभी भी हमसे वहां पे चाहे शताक्षी में जाएंगे तो आपको उसका एक उचित मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सर आपने फोन किया, अभी तक विद्यार्थी फोन करते थे, नहीं पहली बार है कि एक शिक्षक से बात हो रही है, और ये मेरे लिए बड़े बहुत खुशी की बात है कि मैं आपको भला क्या गाइडेंस दे सकता हूँ या समझा सकता हूँ, लेकिन फिर भी विषय और मानक अलग अलग हैं, उस आधार पे मैं कह रहा हूँ। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि ये जान के कि आप स्वयं एक सर हैं, और कुछ मुझसे अगर जो भी कुछ मैं बताया हूँ अगर उससे कुछ फायदा होता है तो उसकी हार्दिक खुशी मुझे होगी, और आप मुझे आशीर्वाद दें कि हम लोग बेहतर करें। बिल्कुल, आपकी गरिमा बढ़ेगी, और इस तैयारी के लिए बच्चे बहुत खुश हुए कि 20 दिन बाद में जो मौका है उसके अंदर भी आप पूरी तैयारी करा सकें। ये ऐसे व्यक्तित्व वाले के लिए ये लोग बहुत ही सौभाग्यवान हैं, और हम लोग मिलेंगे, बच्चे भी जाएंगे, जाके आपसे मिलेंगे। बहुत खुशी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, करियर सलाह सीजन 2 का ये पहला भाग अब यहाँ रोकते हैं हम, और एक छोटा सा अंतराल लेते हैं। इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से लौट कर आते हैं, और फिर से आपके करियर उलझनों पर होगी हमारी चर्चा, और हमारे एक्सपर्ट देंगे आपको राय। तो कहीं नहीं जाए, बने रहें ओनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। ब्रेक हो गया है खत्म, और हम फिर आ गए हैं लेके करियर सलाह, जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपके उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इस कोशिश को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं आपके कॉल। हेलो जी बोलिए। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं इंटर मतलब फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रही हूँ, और मैं कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, तो क्या मैं किस चीज तक करूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। अभी आप किसी भी हाल में अभी अपने इंटर को पहले पूरा करिए, ठीक है? उसके बाद इंटर को अच्छे तरीके से उस एग्जाम को निकालिए, ठीक है? इंटर के एग्जाम को आप अच्छे तरीके से पहले पास करिए, ठीक है? फिर उसके बाद आप ग्रेजुएशन में दाखिला ले। अगर आप अच्छे पद पर जाना चाहती हैं, कुछ बेहतर करना चाहती हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूर बेहतर तो है ही। अभी फिलहाल सोच रहे हैं मतलब टीचर वगैरह का, उसके बाद अगर मैं टीचर में नहीं होना चाहती, मतलब नहीं होता है, तो उसके बाद से मतलब क्या? देखिए, आपको एक बात बता रहे हैं, आपको पहले हर हाल में ग्रेजुएट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा टीचर भी बनना है तो उसके लिए मस्ट है ग्रेजुएशन। और क्यों नहीं होगा आपका? ऐसा क्या है कि नहीं होगा? ऐसा मन में कभी सोचिए नहीं कि नहीं होगा तब दूसरा देखेंगे। आप सिंपल वे में अपने ताकत को अगर 3 साल ग्रेजुएशन में अगर अच्छे तरीके से आप उसमें यूटिलाइज कर देती हैं तो हर उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इसलिए कोशिश ये बोले आप। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सर, मतलब मैं जब मैट्रिक का एग्जाम दे तो उसमें मेरा उम्र ज्यादा हो। देखिए, बिहार में अगर आप बिहार की बात, हाँ मैट्रिक में अगर आपका उम्र, मेरा ओरिजिनल जन्म वही का लग गया, तो मतलब थोड़ा मुझे दिक्कत है कि मतलब 2 साल इधर उधर रहता, तो इसलिए मतलब रहता है। ऐसा आप क्यों सोच रही हैं कि आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ चला गया तो आपके लिए दिक्कत होगी? ऐसा कभी मत सोचिए, क्योंकि एक बात जान लें, बिहार में जनरल का जो एज है 37 ईयर, 37 साल है। तो कोई भी राज्य स्तरीय जो परीक्षाएं होगी 37 साल तक एज है उसमें। ये आपको कौन समझा रहा है कि आपने रियल एज दे दिया इससे आपको दिक्कत होगा, और कम एज दे दिया तो फायदा होता है? ये सबसे गलत बात है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मैट्रिकुलेशन को दोबारा देते हैं एज को घटाने के लिए। दिन से कॉल लगा रहे हैं, मेरा कॉल लग नहीं रहा था। सुबह से मतलब 2 महीने से पहले से कॉल लगा रहे हैं, तब लग नहीं रहा था। नहीं चलिए अभी लग गया। मुझे भी खुशी हुई आपसे बात करके। सबसे पहले बात यह है कि आप इस चीज को पहले दिमाग से निकाल दें कि आपका बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब करियर चला है, मतलब सबसे अच्छा मतलब मुझे लगता है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सारे प्रोग्राम मतलब आप लोग अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा मुझे यही सुनते हैं। चलिए, तो सबसे खुशी की बात मेरे लिए है कि कहीं ना कहीं से अगर आपको कहीं ना कहीं से अगर आपके एजुकेशन में सहायक है ये बातें, तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। मैं बहुत दिन से
ट्राई कर रही थी और मेरा कॉल लग ही नहीं रहा था। मतलब आज कितना बार ट्राई करने के बाद आज मेरा कॉल लग गया है। चलिए, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। लेकिन एक चीज बस दिमाग में चीज डाल लें, किसी भी एम पर जो अभी आपने तय किया है, आप पहले ग्रेजुएशन जरूर पूरा कर लीजिए। ग्रेजुएशन जिस दिन आपका पूरा हो जाएगा ना, फिर ये तय मानिए कि पूरे भारत में किसी भी एग्जामिनेशन को देने के लिए लगभग जितने भी एग्जामिनेशन है जो अच्छे पदों के हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, योग्य हो जाते हो। और तब आपके पास अगर क्षमता है पढ़ने की, जैसे आप बता रही हैं, अब उस क्षमताओं का बेहतर से बेहतर आप प्रयोग करिए। क्यों नहीं होगा? एक टीचर के आप प्रोफेसर बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते हो? आप नेट क्वालिफाई करके डायरेक्ट लेक्चरर के रूप में जा सकते हो। तो आप जो एक टीचर के लिए सामान्य सोच रहे हो तो आप एक लेक्चरर बन सकते हो। तो इसलिए ये मत में रखें कि हमारा नहीं होगा, ये कभी भी ऐसा मत सोचें, क्योंकि देखिए सोच से ही सब कुछ है। सोच से ही एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, सोच से ही व्यक्ति पीछे हटता है, सोच से ही आराम होता है, सोच से ही थकान होता है, सोच से ही एक निर्माण होता है। इसलिए सोचने की क्षमता को कभी भी नकारात्मक रूप में न लें। वही आपकी ताकत है, वही आपकी दौलत है, वही आपका सब कुछ है। इसलिए अपने सोच को हमेशा मजबूत बनाएं। आप निश्चित आप बेहतर करिएगा और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। डरिए मत। आपको कभी भी ऐसा कभी लगता हो तो आप सीधे तौर पे आप कहीं भी, आप जहाँ पे भी रह रहे हो, जरूर कोई ना कोई अगल बगल पढ़ा लिखा होगा। आप उसे प्रॉपर गाइड किसी से पूछोगे तो आपको यही बोलेगा कि पहले फर्स्ट आप अगर बेटर करना है तो आप ग्रेजुएशन कर जरूर पूरा करो, क्योंकि आप अपने लिए नहीं पढ़ते हो, आने वाली पीढ़ी के लिए भी पढ़ते हो। मैं नवीन श्रीवास्तव, रेडियो रिमझिम से। हेलो जी बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज पहुंच रही है मुझ तक। सर हेलो सर, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। जी आप कौन बोल रही हैं? लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी बोलिए, क्या जानना चाहती हैं आप? सर मैं ये जानती हूँ कि बेट का एग्जाम की तैयारी की। बेट के एग्जाम की तैयारी के लिए देखिए, पहले तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट पूरा करना पड़ेगा, ठीक है? जी मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर इसी साल मैं तैयारी कर रही हूँ। किस विषय से आपने किया है? सर हिस्ट्री। अगर आपने हिस्ट्री से किया है तो इसमें 55% मार्क्स आपके अनिवार्य हैं। 55% मार्क्स आपको आने चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास 55% मार्क्स है तब आप बेट के लिए आप उस एग्जामिनेशन में भाग ले सकते हो। दूसरा चीज है कि इसमें जो एग्जामिनेशन होगा, जो बिहार का जो पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न के हिसाब से आपको जीएस और प्लस आपके विषय से सिर्फ इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से, जिसमें एंशिएंट, मेडुअल और मॉडर्न, इसी से प्रश्न रहेंगे। इसमें कोशिश ये करिएगा कि जो अभी तक आपने एमए में जो भी विषय आपका इतिहास रहा है। सर मैं इसी एडमिशन, आप इसी साल एडमिशन लिया? अभी आपने इसी साल एडमिशन लिया है। आप एक काम जरूर करिएगा, जैसे उसमें बहुत सारे पेपर होंगे एमए के एग्जाम में, इतिहास में। जैसे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के पेपर होंगे, चाहे अरब का इतिहास होगा, चाहे जापान का इतिहास होगा, चीन का इतिहास होगा। उसमें आप बाकी चीजों को पढ़ें, लेकिन आप मुख्यतः इंडियन हिस्ट्री, जिसके 3 पार्ट होते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इस तीनों पार्ट को एकदम तन्मयता के साथ एकदम एक एक बिंदुओं को ध्यान में देकर पढ़ें। और इसके लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी कि जैसे यूपीपीसीएस, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो एग्जामिनेशन हुए हैं विगत वर्षों में, ठीक है ना, तो उसका जो ऑप्शनल पेपर होता है इतिहास, ठीक है, पीटी का, उसके 10 साल के क्वेश्चन पेपर को आप ले लीजिए। और ये क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, जैसे अरिहंत की गाइड आती है, ठीक है, अरिहंत की, तो उसमें विगत वर्षों में जो परीक्षा है उसमें आप सिर्फ इतना बोलिएगा कि इंडियन हिस्ट्री ऑप्शनल वाला हमको अरिहंत का गाइड चाहिए उसमें, ठीक है, यूपीपीसीएस का। तो 10 साल के क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाते हैं तो उस 10 साल के क्वेश्चन को बना जाइए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास के प्रश्नों को आप बना जाए, या अभी आपके पास समय है 2 साल, तो लगातार आप पढ़ते रहें और जिस चैप्टर को पढ़े, जैसे मान के चलिए कि अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा है, सपोज सिंधु सभ्यता पढ़ा है, तो सिंधु सभ्यता पर जितने भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को बना जाए। तो इससे फायदा ये होगा कि एक एक चैप्टर आपका तैयार होते जाएगा और जो भी उसमें के फैक्ट्स हैं, चाहे कंसेप्ट है, वो आपके दिमाग में एक डाटा की तरफ फीड हो जाएंगे। तो बेट का जब एग्जाम होगा तो सिर्फ बेट ही क्यों, आप झारखंड में भी दे सकते हो जेट, या यूपी में स्लेट दे सकते हो, या आप नेट का एग्जाम दे सकते हो। सबका तो सिलेबस लगभग एक ही जैसा है, तो जितने भी राज्य हैं सारे राज्यों में आप फाइट कर सकते हो, बशर्ते आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो सर्वाधिक ध्यान दीजिएगा अपने इतिहास के इस पेपर पे, क्योंकि इतिहास मैक्सिमम जीएस में रहता है। तो आपको दो तरीके से आपको फायदा हो जाएगा, लेकिन आप अधिकांशतः पूरा ताकत इंडियन हिस्ट्री पर लगाइएगा, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, और विशेषकर आधुनिक भारत पर ज्यादा, ठीक है? ठीक है सर, आपने बताया था पहले कि 6 से 10 तक का जो भी है उसको ध्यान से पढ़ने के लिए, क्या अभी हम एमए के साथ भी स्टडी कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं आप एमए में। सर बेसिक नॉलेज जरूरी होता है, बिल्कुल 10 तो छोड़े ज्यादा दिन हो गए। बिल्कुल, देखिए उसमें आपको अगर आप बेसिक नॉलेज लेते हो तो आप जैसे कि आप बेट नेट के लिए आप
प्रयासरत हो तो आप सिविल सर्विसेज में फाइट कर सकते हो, सीडीपीओ के लिए फाइट कर सकते हो। अच्छा, मैं बीपीएस का एग्जाम तैयारी कर रही हूँ इस हिसाब से। तो बीपीएससी का अगर आप एग्जाम देना चाहती हैं तो ये एग्जामिनेशन मैंने मेंस का रिजल्ट चूंकि आ चुका है, अब तुरंत उसका वांट आएगा, तो उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद ये होगा कि आप जो 6th क्लास 10th क्लास का जो एनसीईआरटी की जो बुक है उस बुक को उठा लीजिए, सोशल साइंस के, जिसमें एक विषय आपका ऑलरेडी इतिहास है ही, ज्योग्राफी हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, इन सारे विषयों को आप एकदम ध्यान से उसमें पढ़ना शुरू करें। और देखिए, पढ़ने के क्रम में कभी याद करने की कोशिश मत करें। हम लोग यहाँ एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव अप्रोच है कि इसको याद कर लो, इसको रट लो, इसको खत्म कर दो। ऐसा नहीं होता है। आप उसको सिर्फ एक जानने समझिए कि आप एक नॉवेल पढ़ रहे हो, या एक जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हो ना सिंधु सभ्यता के खंडहर है, वहां पे ये चीजें मिल रही है, तो दिमाग क्या करता है, एक फोटोजेनिक होता है, तो एक फोटोग्राफ बनाता है कि ऐसा खंडहर होगा, यहाँ पे ऐसा चीज होगा। तो बस इतना ही सोच के आप पढ़ें, ठीक है। अगर अशोक के बारे में पढ़ रहे हो कि सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म को अंगीकार करने के बाद से वो आदमी ऐसे ऐसे काम कर रहा है, तो आपको ये लगेगा कि एक अशोक का एक फ्रेमिंग आपके दिमाग में आएगा। तो याद मत करिए, आप सिर्फ उसको अपने मन में इमेजिन करके पढ़िए। वो इमेजिन आपको इतना फायदा करेगा, क्योंकि देखिए जो हम याद करते हैं भूलने के लिए, अगर आप याद करोगे, रटोगे, तो कभी ना कभी भूल जाएगा। और इमेजिन करके अगर पढ़ रहे हो तो आपको सर्वाधिक आपको फायदा देगा, सर्वाधिक। और जब वैसे पढ़ोगे ना, तो कोई भी कौन काम कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई गा रहा है, उसका कोई प्रभाव उस पढ़ने वाले पे नहीं पड़ता। वैसी पढ़ाई करिए। और 1 साल अगर आपने मेहनत कर दी, चूंकि आप ग्रेजुएट ऑलरेडी हैं, तो इस साल आपको 3-4 एग्जामिनेशंस बिहार में मिलेंगे। इसलिए इस तैयारी को आप अभी से प्रारंभ कर दे, आज से और अभी से। इसमें आपके पास समय कम है। एमए आपका चलता रहेगा, एमए जब पूरा होगा तब ना नेट बेट की बात आएगी। तो पहले ग्रेजुएशन लेवल पर आप फाइट क्यों नहीं करें, ये तो ज्यादा फार बेटर आपके लिए रहेगा, है कि नहीं। तो उसी तरीके से लक्ष्मी जी अपनी तैयारी करिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप बहुत अच्छा कर सकती हैं सर। जी मैं इस वाले को कहना चाहती हूँ कि रेडियो रिमझिम का जितने प्रोग्राम है सब अच्छे हैं, लेकिन ये है इस पर किसी क्या आता है, किसी अच्छी दिशा मिल जाए, अगर किसी को अच्छा मिल जाए, मतलब करियर की उसी दिशा मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और मैं पूरे रेडियो पूरे मेंबर को इसके लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ, इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने पेश किया। सबसे तो खुशी की बात यह है कि लक्ष्मी जी की मुझे इतनी खुशी होती है कि अगर किसी को कैरियर के लिए, चाहे किसी को, मेरी बातों से अगर मान के चलिए, पता है सर, मैं इससे पहले इसके बारे में मैंने बस रजिस्टर किया और घर पे रहने लगी। अच्छा। तो मुझे रेडियो सुनने के माध्यम से आपके इस बैच के बारे में भी पता चला। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, ये रहा आज का करियर सलाह कार्यक्रम, जिसमें हमारे सर ने आपको दी करियर के लिए उचित राह। अब हम चाहेंगे कि सर कुछ और कहें आपके लिए। चलते चलते 2 शब्द पूर्व की भांति मैं आपसे फिर कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, अधिकांश लोगों से बात होती है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनको मैं पढ़ाता हूँ, या बहुत सारे ऐसे लोग जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। हर व्यक्ति एक ढाल बनाता है, और वो ढाल एक चीज को बनाता है, अपनी कमियों को। जबकि सच्चाई तो यह है कि अपनी मजबूती को ढाल बनाया जाता है, और हम अपनी कमियों को ढाल बनाते हैं, अपनी गरीबी को ढाल बनाते हैं, अपने लाचारी को ढाल बनाते हैं। और सच मानिए कि ये जब तक आप ढाल बनाते रहेंगे, आपसे खुशियां उतनी ही दूर रहेंगी। अपने खूबियों का ढाल बनाइए, कमियों का नहीं। खुशी आपकी गुलाम होगी। क्योंकि देखिए, एक भारत देश है, गरीबी पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भारत देश है, यहाँ पे अधिकांश पॉपुलेशन जो है, अगर देखेंगे तो एक ऐसा अनबैलेंस की स्थिति है कि अगर गरीबी की बात करें तो सर्वाधिक गरीब पूरे विश्व में भारत में पाए जाते हैं, और अमीरी की भी बात करें तो अधिकांश अमीर इसी भारत देश में पाए जाते हैं। इस विश्व का सर्वाधिक जो हाई लेवल एजुकेशन है, आईटी से लेकर सारे चीज, उसके भी विद्वान इस भारत में पाए जाते हैं। और पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक इलिटरेट या निरक्षर भी भारत में पाए जाते हैं। इतना अनबैलेंस स्थिति है, और उसी में आपको कहीं ना कहीं से एक संघर्ष करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। क्योंकि सच्चाई यह है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो हो सकता है कि उसको कफन भी न मिले, और गरीबी के दौर में है, लाचारी के दौर में है। आप मैगजीन पेपर पढ़ते हैं तो कुछ लाश ऐसे होते हैं भारत में, कुछ लाश ऐसे होते हैं भारत में जिनको कफन नसीब नहीं होता। कुछ लाश ऐसे होते हैं भारत में जिनको कफन नसीब नहीं होता, और कुछ लाश ऐसे भी हैं जिसके ऊपर ताजमहल बन जाता है, जिसके ऊपर ताजमहल बन जाता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसलिए अपने आप को लाचार मत बनाइए, कभी भी अपने कमियों को अपना ढाल मत बनाइए, अपनी खूबियों को पहचानिए और संघर्ष करिए। और कभी भी ये नहीं कि हम इंटर में हैं अभी से नौकरी कर लें, मैट्रिक में हैं अभी से जीविका का साधन बन जाए। अभी एवरेज एक आदमी को 25 साल तक पढ़नी चाहिए। पढ़ाई की उम्र कोई होती ही नहीं है, लेकिन एवरेज अपने एकेडमिक करियर को जिंदा रखें, कम से कम ग्रेजुएशन।
जरूर करें, क्योंकि वो अगर आपके पास होगा तो कहीं ना कहीं से आपकी सोच, आपकी दशा, आपकी दिशा हर चीज को प्रभावित करेगा, आपके कैरियर में जान डाल देगी, जान। क्योंकि सच्चाई यही है कि आपकी योग्यता ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए अपनी योग्यता को निखारें, उसको सामने लाएं, इसलिए खुद को ऐसा बनाओ कि कुछ भी कर सको। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, करियर सलाह में अब हम लेंगे आपसे जाने की इजाजत। बस इतना ही मैं कहूंगा कि हर महीने के 10 और 25 तारीख को आप अपने करियर उलझनों के लिए सलाह ले सकते हैं। कॉल कर सकते हैं आप हमारे स्टूडियो नंबर 9063633014 पर और ले सकते हैं अपने करियर के लिए सलाह। तो आज के करियर सलाह से दीजिए जाने की इजाजत और बस मन लगाकर पढ़ाई करिए और उचित राह की तलाश में रहिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।